हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड बायोलॉजी में मैंने लास्ट क्लासेस में आपको सेल के बारे में बताया था, कोशिका के बारे में। और कोशिका के बारे में मैंने स्टार्ट किया था, कोशिका सिद्धांत समझाया आपको, सेलेटन स्वान के बारे में बताया, रॉबर्ट हुक के बारे में बताया, रॉबर्ट विरकॉक के बारे में बताया, जो कि उन्होंने प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल की उत्पत्ति होती है ना, स्वतः उत्पत्ति नहीं होती है ना। तो मैंने बताया था आपको, सारी चीजें समझा दी हूँ मैंने आपको। तो वो पिछला लेक्चर में जो लोग नए हैं उसको जाके देखिएगा, अच्छे से मैंने उसको समझाया है। फिर से टाइम इन्वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स बोला है पढ़ाने को, तो वो कंप्लीट करना है, इसलिए चीज़ों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और साइंस टेक्नोलॉजी आ रही है अपनी। साइंस टेक्नोलॉजी में मैंने एनर्जी स्टार्ट किया है, और एनर्जी में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैलोरीफिक वैल्यू समझाऊंगा, क्योंकि उसमें मुझे कोल वगैरह और गैसोलीन वगैरह और लिक्विड फ्यूल्स वगैरह समझाने हैं आपको, नेचुरल गैस वगैरह। तो वो चीज़ हमें देखनी है, टाइट गैस क्या होता है, और सोर गैस क्या होता है, स्वीट गैस क्या होता है, लीन गैस क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आते हैं और आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा। तो आज मैं माइटोकॉन्ड्रिया पे बात करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझाया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पे हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको सेल के बारे में समझाया था कि जो हमारे पास सेल जो है, कोशिका, कोशिका पिछली क्लास देखते आइएगा, मैं लिंकिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज लिंक है, ठीक है। सेल में सेल वाल होती है नॉर्मली, अगर बात करें कोशिका भित्ति होगी, प्रोटोप्लाज्म होगा जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य, और एक होगा वैक्यूल। ये मैंने एक प्लांट और एनिमल सेल दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्लांट में ही सेल वाल होता है, या कवक होते हैं फंगस, उनमें सेल वाल होता है, या कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी सेल वाल होता है। तो ऐसे हैं, और कुछ प्रोटोजोन होते हैं उनमें भी सेल वाल होता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ मैंने आपको बताया नहीं है, जैसे अमीबा होते हैं, अंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, पैरामीशियम्स हैं, ये चीजें हैं, वो मैंने आपको बताया नहीं है। तो बस आप इतना याद रखना कि सेल वाल प्लांट वगैरह में आपने सुना होगा ना, कोशिका भित्ति होती है, मैंने समझाया भी है जब मैंने प्लांट और एनिमल सेल की डिफरेंस बताया था। तो प्रोटोप्लाज्म, तो ये जीव द्रव्य है। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल, वैक्यूल की मैंने ऐसे बताया था, याद होगा। वैक्यूल सिंगल एक मेम्ब्रेन वाली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन है। इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में क्या स्टोर होती है? सेल सैप, सेल सैप होती है, वाटर होते हैं, और ये ट्रैप करता है वेस्ट प्रोडक्ट। सेल की जो वेस्ट, जो यूजफुल नहीं है सेल के लिए, काम की नहीं है, उसको ट्रैप करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, उनको, जैसे मेटाबॉलिज्म हो रही है, उपापचय क्रिया हो ही रही है, रिएक्शंस तो हो ही रही हैं, तो सारी चीजें तो काम की बन नहीं रही है सेल में। तो वो जो बिना काम की चीजें हैं, वेस्ट वगैरह है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन वगैरह आपने समझा होगा, जैसे किडनी, किडनी का फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है ना। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीजें, वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, सेल सैप होते हैं, वाटर वगैरह है, और मैंने आपको बताया था कुछ सुगर्स वगैरह हैं, एमिनो एसिड्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें ये स्टोर करके रखता है वैक्यूल। और ये 90% भाग प्लांट सेल का यही होता है, लगभग 90%। इसीलिए ये पूरा स्पेस प्लांट सेल का ऑक्यूपाई करके रखता है। इसके चक्कर में न्यूक्लियस बेचारे को साइड में खसकना पड़ता है, न्यूक्लियस को कोशिका झिल्ली के पास पहुंच जाना पड़ता है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि बेचारा सेल में सारा पोर्शन तो यही घेर के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 90% के आसपास। तो जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, केंद्रक जो है, वो साइड में खसक जाती है। लेकिन हमारे एनिमल कोशिका में ऐसा नहीं होता। हमारे एनिमल कोशिका में वैक्यूल होते हैं तो बहुत एकदम माइनर, डेवलप ही नहीं होते हैं, नहीं तो प्रेजेंट ही नहीं होता है ना, या तो डेवलप ही नहीं होता है, बहुत छोटे हो सकते हैं। तो हमारे कोशिका में जो केंद्रक है वो बीच में रहती है एनिमल वाले में, क्योंकि भाई वैक्यूल डेवलप नहीं है, नहीं तो ये स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें हमारा जो केंद्रक है ना, एनिमल सेल में ही हमारा केंद्रक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जो कोशिका झिल्ली है, उसके आसपास चला जाता है। जैसे मसल फाइबर, मसल सेल जो होती है ना, मसल सेल में जो न्यूक्लियस देखोगे ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चली जाती है। मसल सेल फाइबर के रूप में होते हैं, फाइबरस होते हैं, लंबे होते हैं, 30-30 सेंटीमीटर के आसपास में मसल सेल जो होते हैं ना, इतने बड़े बड़े होते हैं, फाइबरस होते हैं वो, ठीक है। लंबे लंबे भी होते हैं, 30 सेंटीमीटर, सोच सकते हो इतने लंबे लंबे मसल सेल होते हैं। तो उनमें जो न्यूक्लियस है ना, केंद्रक, वो सेल मेम्ब्रेन की ओर भी खसक जाती है, और नॉर्मली होती है सेल मेम्ब्रेन की ओर, ठीक है। और मसल सेल जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं उसमें, तो वो सेल मेम्ब्रेन के आसपास होते हैं, ठीक है, केंद्र में नहीं होते हैं। जैसे नॉर्मली आप जानते हो ना, एनिमल कोशिका में केंद्र में होता है केंद्रक,
लेकिन मसल सेल एक ऐसा है जहां पे आपको केंद्र में नहीं दिखेगा, ऊपर की ओर दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन के पास दिखेगा। जैसे मसल सेल अगर मैं ड्रॉ करूं, ये मसल सेल है, मैंने बताया 30 सेंटीमीटर के आसपास भी लंबा हो सकता है मसल सेल, है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी केंद्रक, न्यूक्लियस यहाँ पे। तो मसल सेल ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसको नाम है वहां पे अलग दी जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बट ये समझ सकते हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मैंने बताया है क्या क्या सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहीं पे ये आ जाती है ये न्यूक्लियस, ठीक है ना, वहां पे चिपकी रहती है पास में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती है, मसल सेल का कहानी है। बट नॉर्मली आप क्या जानते हो कि हमारे एनिमल कोशिका में भैया न्यूक्लियस बीच में ही होता है, एनिमल कोशिका में नॉर्मली ये होता है, बट मसल सेल में मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि नहीं नहीं, मसल सेल में न्यूक्लियस जो है वो साइड में भी चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, कोशिका झिल्ली के पास, ठीक है। क्योंकि मसल सेल की ऐसी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा मसल सेल में, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि मसल सेल क्या है, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होती है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, वहां पे नाम अलग हो जाती है। तो ये प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, अब ये जीव द्रव्य जो है ये लिविंग पार्ट है, मैंने बताया ना जीव द्रव्य की कहानी आपको बताई है। इसमें मैंने क्या बांटा था आपको याद है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्म होगा, यस, और क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म ये कोशिका द्रव्य है, और ये न्यूक्लियस होगा एक्चुअली। तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो फ्लूइड होते हैं ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड मैंने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होगा, गुणसूत्र होगा, याद आ रही। और न्यूक्लियस के अंदर ही मैंने न्यूक्लियोलस बनाया था, न्यूक्लियोलस जो राइबोसोम बने, और फिर उसमें से न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, पोरस होती है, उसमें से राइबोसोम निकल के न्यूक्लियोलस में बने, और राइबोसोम निकल के आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक गया राइबोसोम, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरी हो गई, तो उसको रफ बोलने लगे, है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है। जो वीडियो देख रहे होंगे पूरी कंटिन्यूटी से देखते जाना। तो ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का द्रव है, इसके अंदर क्रोमोसोम मिल जाएगा, और आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, भाई न्यूक्लियस को घेर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है ना, हाँ ये है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। तीन ऐसे चीज है सेल के अंदर जहां पे डबल मेम्ब्रेन है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट, और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। अब बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे टोनोप्लास्ट देख लो, टोनोप्लास्ट वैक्यूल की जो कवरिंग होती है सिंगल मेम्ब्रेन है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन नहीं, कोई झिल्ली नहीं। सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन में भाग लेती है, उसमें भी कोई मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली नहीं होती है। तो ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, हिंदी में सब कुछ लिख सकते हो, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म का मैंने बात किया था HYA, हाइलोप्लाज्म, ठीक है, हाइलोप्लाज्म। और एक मैंने बताया था सेल ऑर्गेनल, मतलब साइटोप्लाज्म में से अगर हाइलोप्लाज्म हटा दो तो बचता है सेल ऑर्गेनल, और वही मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। सेल और कोशिकांग बोलते हैं, कोशिकांग। तो ये सेल ऑर्गेनल में आपने माइटोकॉन्ड्रिया मैंने स्टार्ट किया है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, प्लास्टिड पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, ये कुछ चीजें गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है सेल ऑर्गेनल में। और सेल ऑर्गेनल के बाद का जो बचा हुआ भाग है वो हाइलोप्लाज्म है। तो इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल हटा लो तो जो बचता है वो हाइलोप्लाज्म बचता है। तो हाइलोप्लाज्म में आपको उतना नहीं जानना है, मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, क्योंकि ये कोशिका के ही डिवीजन है, विभाजन है। अब इतना भी नहीं जानो तो फिर, अब डिटेलिंग में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जितना आपको बता रहा हूं उतना, जैसे क्वेश्चन भी आया है, जैसे पीएससी वगैरह में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में आते रहते हैं लिखने के लिए, मेन से भी आ जाता है, तो आपको कुछ होना चाहिए ना, कुछ लिखो। तो जितनी आपको पूछा जाएगा, जितना आपको लिखना है एग्जाम में, जितना आपके डिमांड है आपके एग्जामिनर के थ्रू कि इतना चीज लिख के दो, उतना मैं आपको बता रहा हूँ, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भी समझ में आ रही है, आप भी समझदार हैं, मैं किस तरीके से लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, मैंने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है, जो भी लेवल पे एग्जाम है उस लेवल पे ही कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है ताकि आपको रटना ना पड़े। हाइलोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल जितने हैं, कोशिकांग वगैरह हटा लीजिए, तो बचता जो है, जो बचेगा हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म का थोड़ा सा अगर बता दूं, मैंने नहीं बताया हाइलोप्लाज्म के बारे में क्योंकि आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाएगा, आमतौर पे लोग बताते नहीं हाइलोप्लाज्म में, नीट वगैरह में भी हाइलोप्लाज्म में डिटेलिंग नहीं बताई जाती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि इधर उधर की चीजें तो लोग पढ़ा रहे हैं, अपन तो थोड़ा काम की चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा इधर उधर नहीं भगना है, क्योंकि क्योंकि अपने को कंसंट्रेटेड रहना है, अपने एग्जाम की ओर फोकस, दुनिया बहुत बड़ी है, एग्जाम की ओर फोकस रहना है, क्योंकि मैं जानता हूँ दुनिया कितनी बड़ी है, और आप भी समझ रहे होंगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ।
क्योंकि मैं ये अच्छे तरह से जानता हूं दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी चीजें पढ़ने को है दुनिया में। तो हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म को अधात्री बोलते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स के नाम से भी बोल देते हैं, मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। ये क्या है, आधात्री, ठीक है, ये भी नाम से जाना जाता है, अधात्री वगैरह इस नाम से भी जाना जाता है हाइलोप्लाज्म को। और ये क्या है कि कोशिका द्रव्य में क्या है, कोशिका द्रव्य है ना, ये कोशिका द्रव्य, तो सुनना, कोशिका द्रव्य में आधार भाग पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में आधार भाग, क्या, आधार भाग पाया जाता है, जो अनेक बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं ना, माइक्रो या वृहद अणु, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ छोटे या कुछ वृहद अणु होते हैं, उनसे मिलके बनता है ये, ठीक है, उनसे मिलके बना होता है हमारा आधार द्रव्य, ये इसकी बात कर रहा हूं। साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, मैंने बोला भी है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर आधार भाग पाया जाता है, जो कि अनेक अनेक सूक्ष्म या वृहद अणुओं से मिलकर बनता है। इसके अंदर अनेक सूक्ष्म या वृहद अणु, माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, माइक्रो छोटे वाले मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, ठीक है, इसके अंदर हाइलोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और इसे आधात्री मैट्रिक्स भी हम लोग बोलते हैं, या हाइलोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, या आधार द्रव्य भी बोलते हैं इसको, आधार द्रव्य, आधार द्रव्य मतलब ग्राउंड प्लाज्म, आधार मतलब क्या है, ग्राउंड, द्रव्य मतलब प्लाज्म, जहां जहां प्लाज्म आ रहा है क्या, द्रव्य है, ठीक है। तो जैसे कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, प्लाज्म द्रव्य। तो क्या मैंने समझाया, हाइलोप्लाज्म को ही आप क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, इसका आधात्री बोलते हैं, और आधार द्रव्य भी बोलते हैं, ग्राउंड प्लाज्म। तो इसकी कहानी ये है कि कोशिका द्रव्य के साइटोप्लाज्म में आधार भाग पाया जाता है, जो कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म छोटे छोटे माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स का बना होता है। हाइलोप्लाज्म में ये चीजें होती हैं, और इसे मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, या ग्राउंड प्लाज्म, आधार द्रव्य के नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले की बात है, कुछ समय पहले इसे हाइलोप्लाज्म को ऐसा माना जाता था, हाइलोप्लाज्म को, या ये जो मैंने नाम लिया है, ऐसा माना जाता था कुछ समय पहले कि ये जो है ये रचना विहीन है, ये एक रचना विहीन तरल माना जाता था, जिसमें कोई रचना नहीं है, एक ऐसा तरल जिसमें कोई रचना नहीं है, ऐसा माना जाता था पहले हाइलोप्लाज्म को। ये एक रचना विहीन एक तरल है, कोई रचना नहीं है उसके अंदर में, रचना विहीन तरल माना जाता था। लेकिन 1970 में, 1970 में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कहानी बताई है आपको, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया इसके अंदर। पहले तो माना जाता था कि रचना विहीन है, रचना विहीन एक तरीके से तरल पदार्थ है इसके अंदर, तरल तो ही, हाइलोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ, द्रव्य की बात कर रहा हूँ, रचना विहीन, इसके अंदर कोई रचना नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 1970 की बात है कि उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि 1950s के आसपास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुके थे, मैंने बताया था आपको अर्नस्ट रस्का की कहानी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से पता चला, अध्ययन किया गया, तो ये पता चला कि यह सूक्ष्म वस्तुओं की बनी एक जालिका है। हाइलोप्लाज्म द्रव्य में छोटे छोटे सूक्ष्म वस्तुओं की बनी एक जालिका, एक जाल है हाइलोप्लाज्म के अंदर। पहले तो माना जाता था कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के पता चला कि नहीं, हाइलोप्लाज्म में सूक्ष्म जालिका वगैरह है, सूक्ष्म वस्तुओं से बनी एक जालिका है, एक रेटिकुलेट है, एक जाल फैला हुआ है, सूक्ष्म वस्तुओं से बनी हुई, एकदम सूक्ष्म वस्तुओं से, माइक्रो चीजों से बनी हुई एक जालिका उसके अंदर है, जिसके कारण इसमें स्थित सभी रचनाएं, जिसके कारण इसमें स्थित जो भी रचनाएं हैं, जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो ये बना हुआ है ना, किसी से बना हुआ है, सूक्ष्म वस्तुओं की बनी हुई जालिका इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। इसी के कारण इसके अंदर उपस्थित जितनी भी चीज हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, अपनी जगह पर स्थित रहती है। इसी के कारण जिसके अंदर रचना है, सूक्ष्म वाली जो जालिका है, उसी के कारण इसके अंदर की उपस्थित जो भी वस्तु है अपने जगह पर बनी रहती है, अपने जगह पे बनी रहेगी। हाइलोप्लाज्म में जो भी वस्तु है अपनी जगह पे बनी रहेगी, इसी के कारण जो कि जालिका इसके अंदर है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला था, और एक दूसरे से जुड़ी भी रहती है, अपने जगह पे वस्तुएं बनी रहती हैं और एक दूसरे से जुड़ी भी रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में, हाइलोप्लाज्म में क्या पता चला देखने पे, कि इसके अंदर में सूक्ष्म वस्तुओं की बनी एक जालिका है, सूक्ष्म वस्तुओं की बनी एक जालिका है, एक रेटिकुलेट है, एक जाल फैला हुआ है, जिसके कारण इसके अंदर की वस्तु, हाइलोप्लाज्म के अंदर के रहने वाली वस्तु एक अपने स्थान पे बनी रहती है और एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये आपको इतना पता है तो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, बस आपको इससे ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। तो
यह जालिका प्लाज्मा झिल्ली से भी जुड़ी रहती है। कभी कभी हाइलोप्लाज्म प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की कवरिंग प्लाज्मा उससे भी जुड़ी होती है। हाइलोप्लाज्म जो जालिका होती है ना इसके अंदर, वो हाइलोप्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़ी होती है, कभी कभार ऐसा भी होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप समझ रहे होगे, कोशिका झिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी वो जुड़ी रहती है। और कोशिका में के वातावरण में, जो भी कोशिका के वातावरण में, जो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं, सेल के अंदर के वातावरण में जो भी होने वाले परिवर्तन होते हैं, उसके साथ जालिका का भी रूपांतरण होते रहता है। जो भी सेल के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, उसके साथ साथ हाइलोप्लाज्म में जो जालिका है, एक तरीके से जाल है छोटे छोटे, उसके अंदर मैंने बताया जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के पता चला था, उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे सेल के वातावरण में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे इसके अंदर के भी पदार्थों में, बॉडीज में, ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, वस्तु में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है, इसके अंदर वाले में भी। तो ये आपको मैंने बाकी तो आपको समझा दिया है, ध्यान रखना। प्रोटोप्लास्ट मैंने समझा दिया है, प्रोटोप्लास्ट याद होगा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये सफिशिएंट आपके लिए। और इसके अंदर में बहुत सारी चीजें है। हाइलोप्लाज्म में कोशिका अंत, सेल इंक्लूजन भी बोलते हैं इसको, सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन का मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज आपको पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर मिल जाएगी, प्रोटीन मिल जाएगी, लिपिड वगैरह मिल जाएगा, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स का मतलब जो स्त्रावी पदार्थ होते हैं ना, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, वो भी मिल जाएंगे इसके अंदर, इसी के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में, आपसे उस लेवल पर नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको मिल गई। चलो भैया ये भी चीज मुझे थोड़ा पता तो है, ऐसा नहीं कि मुझे रटना पड़ रहा है चीजों को, ठीक है, ये आपको पता चल गया। सेल ऑर्गेनल मैंने स्टार्ट किया है, सेल ऑर्गेनल ही है, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। जो मेन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो पूछा जाता है और जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी में यूज करेंगे, चाहे वो कोरल का हो, चाहे बायोम में हो, चाहे फोटो ऑक्सीडेशन की बात हो, चाहे फोटोसिंथेसिस की बात हो। फोटोसिंथेसिस की इकाई किसको बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस हो रही है, जैसे कि जीवन की इकाई कोशिका है, तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको बोलते हैं? किसी को पता हो तो मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस पे, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण पे यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मटेरियल यूज होता है, सोचिए। रिमेटॉइड अर्थराइटिस पे कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं ट्रीटमेंट में, ये पूछा गया है, सोचिए। तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके एमपीपीएससी में बात करूं तो पिछले साल आपको क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पे, एटीजीसी वगैरह आपने नाम सुना होगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन चीजों पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यानी कि जेनेटिक्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, हेरिटेंस वगैरह पे आपको जानना है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपसे पूछा गया था कि एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन वो कहाँ निकलते हैं, तो सर्टोली सेल्स ऑप्शन था, लेडिक सेल्स ऑप्शन थे, तो वो लेडिक सेल्स आंसर था। ये तो पूछा गया है आपके टेस्टिस के अंदर घुस के, और वहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसमें से मेन हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन जो होती है, मेन एंड्रोजन हार्मोन वो टेस्टोस्टेरोन होती है। तो एंड्रोजन, उसने सीधा पूछा था कि एंड्रोजन हार्मोन कहां से निकलता है, वो लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस से निकलता है, ये ऑप्शन था। उसमें ऑप्शन में सर्टोली सेल भी था, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। अफीम पे क्वेश्चन आया था कि अफीम का साइंटिफिक नेम क्या है, पापावर सोमनीफेरम, अफीम का साइंटिफिक नाम, ये भी आ चुका है। पॉपी प्लांट, तो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं जो आए हुए हैं। देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये पता है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक यूनान शब्द से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड माइटोस कॉन्ड्रियन। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, धागा नुमा, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल और पार्टिकल, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड से माइटोकॉन्ड्रिया आया है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, और उसका मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ग्रीक वर्ड माइटोस, माइटोस का मतलब क्या है, थ्रेड, और कॉन्ड्रियन का मतलब क्या है, ग्रेन्यूल या पार्टिकल। पार्टिकल समझते हो ना, एक तरीके से पार्टिकल, मैंने बताया पार्टिकल एक तरीके से कण है, ठीक है। तो वो चीज से बन के आपको मिला है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने कहानी आपको बताई थी लास्ट क्लास में, ड्रॉ करके कुछ दिखाया है, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, बस उत्पत्ति मैंने बता दिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द कैसे आई है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से है। ये मैंने कुछ दिखाया था, याद होगा, अब छोटे में बना देता हूं, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। लास्ट क्लास में तो मैंने बनाया ही था, तो ये आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि डिटेलिंग में, लास्ट क्लास में मैंने फिगर अच्छे से बना दिया आपको, ठीक है। ये चीजें मैंने बताई थी, आउटर मेम्ब्रेन,
ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स वगैरह मैं ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा, मुझे कुछ और बताना है आज। इसके अंदर की कहानी बता दी है, मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर इंजाइम्स वगैरह भरे हुए हैं, क्रेब्स साइकिल के क्रेब्स चक्र चलते हैं, वो रेस्पिरेशन वगैरह में चलता है, श्वसन क्रिया में, तब एटीपी बनती है। तो उसके इंजाइम्स जो है ना वो क्रेब्स चक्र के इसी मैट्रिक्स में पढ़ा जाता है। मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स की हिंदी मैंने बता दिया है क्या है, याद होगा, अभी मैंने बताया था मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है उसका मतलब। तो ये हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। किस चीज के मेम्ब्रेन बनी होगी, याद है मेम्ब्रेन मैंने बताया था, मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका झिल्ली वगैरह या यहाँ के भी देख लो, सब लिपिड प्रोटीन के बने हुए हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन इसी के बने हुए हैं। लिपिड मतलब फैट और प्रोटीन के, यही चीज के बने हुए, चाहे कोशिका वाला देख लो, चाहे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हो कोशिका, इसका भी वही हाल है, ये भी लिपिड प्रोटीन से ही बना हुआ है, ठीक है। आउटर हो इनर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टे है, फोल्डिंग है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। यहीं पे आपको ऐसे ऐसे मैंने बताया था, याद होगा कुछ बना है, यहीं पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये क्या बोलते हैं, F0F1 पार्टिकल बोलते हैं इसको, F0F1 पार्टिकल, ये F0F1 पार्टिकल बोलते हैं इसको, ठीक है, या ऑक्सीसोम बोलते हैं, ऑक्सीसोम, याद है। तो ये आपको देखा ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी, और यहाँ पे आपने देखा कि ये जो F0F1 पार्टिकल है, यहीं पे एटीपी का सिंथेसिस होती है। यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे कैसे राइबोसोम होंगे, 70s राइबोसोम होंगे, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर होगा, प्रोकैरियोट वाला, और जो डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। डीएनए एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, इसके आसपास में होती है। नॉर्मली बुक में सिंगल लिख दिया जाता है, बट दो भी हो सकते हैं, तीन, इसलिए मैंने 3-4 ड्रॉ कर दिया था, आपको पता होगा मैंने ऐसा ऐसा 3-4 ड्रॉ कर दिया था। तो एक भी होता है, 2, 3, 4 तक होते हैं। अब स्टैंडर्ड बुक आपने किसी ने अगर बायोलॉजी फील्ड से हैं अच्छे, जो अगर एमबीबीएस वगैरह किए हुए हैं, तो उनको पता होगा कि ये चीजें मानी जाती है कि 2 से 6 तक हो जाते हैं कभी कभार डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बट सिंगल लिखा जाता है, कभी कभी एक भी लिखा जाता है बुक में, ठीक है। तो ऐसा है। अब यहाँ पे आपको कहानी सुननी है कि इसकी ये मैट्रिक्स है, मैंने बता दिया सब कुछ, और डायग्राम मैंने बताया था, ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया। अब आपको मैं बताता हूं इसकी क्या है, इसके अंदर की जो मैंने बताया है ना, इसका पॉइंट्स लिखे, क्या क्या इसके बारे में लिखना है, और इसके फंक्शन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बाकी आप लोगों को मैं बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी जब आप मुझसे वन सिंगल पेरेंट बेबी, जो 3 पेरेंट बेबी है, 3 पेरेंट बेबी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव था। यूके में कहानी अगर किसी ने सुना होगा तो वहां मैं बताऊंगा जब बायोटेक में आऊंगा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है, कहाँ से वो लोग आए थे हड़प्पा के लोग, इसकी भी रिसर्च हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का यूज किया गया है। तो वो भी हमको समझना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो समझ लोगे ना, तो हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो भी समझ लोगे। और साथ में मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, जो माता से कुछ इनहेरिटेंस होकर आती है, आपने कुछ सुना होना, जेनेटिक्स वगैरह अगर पढ़ा होगा या मैं पढ़ाऊंगा, तो मैटरनल इनहेरिटेंस में बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं समझाऊंगा, डेवलप कर रहा हूँ, कुछ चीज ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, सब कुछ समझा रहा हूँ जो आपके काम की है, ठीक है। तो देखिए, कोलिकर नाम के साइंटिस्ट थे पहला, कोलिकर, ये मैंने कल बताया था, इसको लिख लेते हैं, वही पॉइंट लिखना अपने को। कोलिकर, कोलिकर क्या है ये लिखेंगे। कोलिकर नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को एनिमल सेल में, डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार कहां पे, एनिमल सेल। एनिमल सेल मतलब इंसेक्ट की बात कर रहा हूं, कीट की बात कर रहा हूं। कीट में कौन सा, कॉकरोच की बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉकरोच में कहा, उसके थाई मसल की बात कर रहा हूं। लो आप कितना बताऊं, क्योंकि ये खोजा गया इसलिए मैंने थोड़ा जानकारी आपको दे दिया, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि कहां पे ये खोजा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था या किसने देखा था, वो कोलिकर हैं, और वो कहां पे है, ये कॉकरोच के अंदर थाई मसल में, एनिमल सेल, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कोलिकर की कहानी है। लेटर बाद में अल्टमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया प्लांट में, ये तो एनिमल में खोजा गया माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो अल्टमैन, यहाँ फ्लेमिंग का भी नाम आता है, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा उतना। डिस्कवर्ड इन प्लांट, प्लांट में खोजा, लेकिन अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण नहीं हुआ है, ये लोग नामकरण अलग दे रहे हैं। इन्होंने बायोप्लास्ट बोला था, बायोप्लास्ट, प्लांट में खोजा माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण तो हुआ नहीं था उस समय, जानते हो ना, नाम कोई और देता है, खोजता कोई और है बायोलॉजी में। तो ये बायोप्लास्ट उन्होंने नाम रखा। कोलिकर ने जो नाम रखा था वो भी अपने आप में है कि कोलिकर ने क्या नाम रखा था, कोलिकर ने इसका नाम सार्कोजोम रखा था, सार्कोजोम। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम बोला था, क्योंकि मसल में खोजा गया ना, तो मसल में जो खोजा गया है, तो मसल में माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम भी बोला जाता है। एक्चुअली कहां खोजा गया, थाई मसल में खोजा गया है, इंसेक्ट के। तो मसल में आप पढ़ोगे तो मसल में माइटोकॉन्ड्रिया को आज भी सार्कोजोम ही बोला जाता है, आज भी, और कोलिकर ने ये बोला भी था।
सार्कोजूम। मसल में आज भी माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजूम बोला जाता है, कोलिकर ने जो बोला था। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है ये किसने दिया, ये शब्द माइटोकॉन्ड्रिया, देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया अभी आया नहीं, बायोप्लास्ट इन्होंने बोला, इन्होंने सार्कोजूम बोला कोलिकर ने, क्योंकि थाई मसल में खोजा गया था। और आज भी मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजूम बोला जाता है, सार्कोजूम। ठीक है, तो बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत स्टडी किया माइटोकॉन्ड्रिया की, बहुत स्टडी किया, तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म इन्होंने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था इन्होंने। जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है किसने दिया, बेंडा ने दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया। ठीक है, अब ये तो नहीं लिखना है कि हिंदी भी लिख दूं, हिंदी भी लिखना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया की, क्या ये ऐसा ही तो है, यही यही हिंदी लिखवाने के लिए आप सोच रहे हो कि हिंदी क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया यही है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यही हिंदी है भैया, देवनागरी हो चाहे इंग्लिश हो, यही है। ठीक है, आप जानते हो ना बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, साइंस में वैसे भी हिंदी वगैरह ज्यादा होती नहीं है, इंग्लिश में ही ज्यादा चीजें होते हैं, और बायोलॉजी में तो खास करके। ठीक है, समझ रहे होगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया, कोलिकर, अल्टमैन, बेंडा की कहानी आपने सुनी। कोलिकर ने सार्कोजोम बोला था माइटोकॉन्ड्रिया को, और आज भी मसल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है उसमें सार्कोजोम ही बोला जाता है। और अल्टमैन ने डिस्कवर किया प्लांट में, तो अल्टमैन ने बायोप्लास्ट बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द आई पहली बार बेंडा के द्वारा, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात कही थी, इन्होंने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो तो कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ मिलेगा, तो भैया एनिमल सेल में मिल रहा है, प्लांट सेल में मिल रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ ज्यादा मिलेगा, तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है, एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है किससे, प्लांट सेल से। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में एक्टिविटी जिस सेल की ज्यादा होगी, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा क्यों होता है, जितना एक्टिव सेल होगा, जितना एक्टिव सेल होगा, जितना एक्टिव कोशिका होगी, उतना ज्यादा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उतना ज्यादा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जितना किसी सेल का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, जितना सेल के अंदर उपापचयी क्रिया ज्यादा होगी, जितना वो सेल एक्टिव होगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उतना ही ज्यादा होगा। एनिमल सेल हमेशा एक्टिव होती है, हम लोकोमोशन करते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, लेकिन प्लांट तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म वगैरह एक्टिव सेल्स एनिमल सेल में ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है, प्लांट सेल में कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, कभी क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा कम में। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ क्या है। और उसके बाद मतलब कि जितने एक्टिव कोशिका होगी, जितना सक्रिय कोशिका होगी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, आपको पता है ना, पावर हाउस बोलते हैं सेल का, कैसे, क्योंकि एटीपी का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं से ना। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है ये, कोशिकीय उपापचय क्रिया में इन्वॉल्व है। तो कोशिकीय उपापचय सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जब इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, श्वसन क्रिया होती है, तो वहां पे एटीपी बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबस्टन होती है, और ग्लूकोज टूट टूट के 36 से 38 एटीपी तक निकल जाती है इस माइटोकॉन्ड्रिया से, पता है। तो ये इतनी ऊर्जा दे रही है, इसलिए पावर हाउस बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जहां आती है, पावर हाउस से आती है ना इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरीके से यहाँ पे नाम दिया गया है, सेम कॉन्सेप्ट को समझते हुए कि ये भी एनर्जी एटीपी का निर्माण कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, किस प्रोसेस से कर रहा है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ का मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में, दोनों मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेगा, प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। कहाँ नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। मैंने बताया था कोई भी मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल नहीं मिलता है प्रोकैरियोट में, कोई भी मेम्ब्रेन, ये तो डबल मेम्ब्रेन है भैया माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। आरबीसी, मैच्योर आरबीसी जो होते हैं ना, रेड ब्लड, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, रेड ब्लड सेल नहीं मैं बोलता हूँ, एक्चुअली रेड ब्लड सेल नहीं होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं मैं ब्लड में पढ़ाऊंगा कि कॉर्पसल सेल में क्या अंतर होता है। तो आरबीसी के अंदर भी मैच्योर आरबीसी जो होते हैं, परिपक्व आरबीसी, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। इनफैक्ट आरबीसी के अंदर तो गोल्जी बॉडी भी नहीं होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर, सेल ऑर्गेनो, सिर्फ उसके अंदर हेमोग्लोबिन भरा होता है। क्यों भरा होता है, प्रकृति ने क्यों भरा, ऑक्सीजन कैरी करना है ना, जितना खाली स्थान होगा उतना हेमोग्लोबिन उसमें भरेगा।
आरबीसी के अंदर भर जाएगा। तो जितना हेमोग्लोबिन होगा उतना ऑक्सीजन कैरी करेगा, वो उतना ऑक्सीजन कैरी करेगा तो उतने कोशिकांगों को, हमारे ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलेगी, उतना ऑक्सीजन मिलेगी हमारे कोशिकांगों को, हमारे ऑर्गन को, तो उतना ऑर्गन हमारे खुश रहेंगे, उतना एक्टिव परफॉर्म करेंगे, उतनी अच्छे से काम करेंगे, उतना अच्छा हमारा ऑर्गन होगा। आपने देखा होगा कोरोना के समय में क्या हुआ, लंग्स में पूरा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो लंग्स से फिल्टर होकर ऑक्सीजन ब्लड में जा नहीं रहा था। जब ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो क्या होगा, हमारे जो ऑर्गन है उनको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, थोड़ी बहुत मैं बताते रहता हूं आपको। ठीक है, बाकी ये चीजें आप भी बोलने लगोगे जब पूरी बायोलॉजी पढ़ लोगे ना, तो इतना तो नॉर्मल है, ये बड़ी चीज नहीं है वैसे। समझाऊंगा, ये जो मैंने जल्दी जल्दी बताया ना, ये समय आएगा तो सब समझने को मिलेगा। ये तो मैंने इससे लिंक के लिए बता दिया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होगा, मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। ठीक है, मैच्योर परिपक्व आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये कहां पाया जाएगा, ये भी सीधे देखिए। देखो, एक अलगी होती है माइक्रो, एक अलगी होती है माइक्रो स्टेरियालिस, माइक्रो एक अलगी है माइक्रो स्टेरियासिस, माइक्रो स्टेरियासिस। ये अलगी यूनिसेलुलर अलगी है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय शैवाल है ये। यूनि मतलब एक कोशिकीय शैवाल है, माइक्रो स्टेरियासिस। इसमें एकमात्र एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल, इसीलिए कभी पूछ ले तो बता दिया मैंने, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइक्रो स्टेरियासिस ये है, इसका हिंदी मत पूछना, माइक्रो STERIASIS, माइक्रो स्टेरियासिस एक कोशिकीय अलगी है, यूनिसेलुलर अलगी शैवाल। ठीक है, शैवाल जानते हो ना, काई वगैरह शैवाल पढ़ाऊंगा, फाइकोलॉजी स्टडी होती है शैवाल की, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और एक प्रोटोजोआ होता है, काओस चाओस चाओस। ठीक है, ठीक है, चाओस भी बोल सकते हो, चाओस चाओस। ठीक है, चाओस चाओस प्रोटोजोआ में एक प्रोटोजोआ है, ये 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। 5 लाख, लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर सेल, एक सेल के अंदर। सोचो कितना एक्टिव होगा ये सेल, तभी तो इतने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए, जितना एक्टिव होगी कोशिका उतना उसको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको उतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, एक्टिव हो तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन दे रहा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए पर सेल, एक सेल में 5 लाख के आसपास चाओस चाओस। रीनल ट्यूब्यूल छोड़ दो, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। लीवर सेल का समझ लो, लीवर सेल में लगभग 1000 से 1200 या 1000 से 1600 के आसपास होती है लीवर कोशिका में। लीवर सेल, लीवर सेल को हेपेटोसाइट बोलते हैं। हेपेटोसाइट, हेपा मतलब लीवर होता है, लीवर से रिलेटेड, हेपेटाइटिस लीवर से रिलेटेड, हेपेटोसाइट बोलते हैं। उसमें 1000 से 1200 या कभी कभी 1600 तक भी आपको दिख जाएगा। इतने 1000 से 1200 या 1000 से 1600 के आसपास में आपको माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में, लीवर के एक कोशिका में, जिसको हेपेटोसाइट बोलते हैं, उसमें इतने माइटोकॉन्ड्रिया है। आप समझ सकते हो लीवर कितना मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कितना उपापचय क्रिया उसके अंदर होती है, कितने प्रकार की उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, तो उसको ऊर्जा चाहिए, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है उसके अंदर में। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लीवर की कोशिका में पाई जाती है, और वो लगभग इतनी होती है। ठीक है, एनिमल की बात कर रहा हूं हम लोगों में। और स्पर्म की बात करूं, शुक्राणु में, स्पर्म में भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया 20 से 25 के आसपास में। ठीक है, हमारे शुक्राणु में, स्पर्म में 20 से 25 के आसपास में आपको मिल जाएगा। अमीबा होता है, आपने सुना होगा अमीबा, अमीबा सुना होगा। प्रोटोजोआ होता है, ये एक प्रोटोजोआ मैंने बता दिया। चाओस चाओस क्या है, ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ पढ़ोगे, बहुत लोग जानते भी होंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, ये इसमें इतना है। एक और बता रहा हूं प्रोटोजोआ, अमीबा, इसमें 50,000 के आसपास होता है माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में। तो अमीबा में लगभग 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। चूहे की अगर लीवर देखोगे, चूहा का लीवर, जैसे हम लोगों ने अपने लीवर में देखा 1000 से लीवर कोशिका, यकृत कोशिका में, चूहे में भी इतना ही होती है लगभग, याद रखना एक साथ, चूहे में भी, रैट में भी इतना ही होता है ना। जो हमारे में लीवर में है माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में इतना, उतना ही चूहे में भी है, लगभग चूहे में भी आपको इतना मिल जाएगा। एक क्लोरेला एक अलगी होती है, और एक माइक्रोमोनस में आपको देखोगे तो उसमें भी ऐसा माना जाता है कि एक ही होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक, जैसे मैंने इसमें बताया ना माइक्रोस्टेरियासिस में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसी तरह क्लोरेला अलगी होती है, CHLORELL, क्लोरेला अलगी होती है, उसमें भी लगभग एक ही माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरेला अलगी या माइक्रोमोनास, उसमें भी एक ही माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक हो सकता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है, एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक ये बता दिया।
एक क्लोरेला अलगी याद रखोगे, मैं जब फाइकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो क्लोरेला वगैरह पढ़नी है अपने को, स्पाइरुला, क्लोरेला, ये सारी चीज अपने को पढ़नी है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। और अगर अगर की मैंने बात की थी, अगर अगर वो भी अलगी से निकलता है, याद होगा कल्चर मीडिया में मैंने बताया था, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, किससे निकलता है ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना रहेगा वहां पे जब मैं बताऊंगा आपको। तो मनुष्य की कोशिका यकृत में भी लगभग इतना ही है, लीवर सेल में, और चूहे में भी उतना ही है, ठीक है, चूहे की यकृत में, लीवर में भी उतना ही है। अमीबा में 50,000 के आसपास है। और सी अर्चिन, आपने नाम सुना सी अर्चिन? सी अर्चिन के एग में 14,000 से 15,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सी अर्चिन, आपने सी अर्चिन का नाम नहीं सुना है, मैं बताऊंगा सी अर्चिन किस उसमें आते हैं, फाइलम में आते हैं, आपको फाइलम पढ़नी पड़ेगी। जैसे फाइलम क्या है, पोरीफेरा क्या है, स्पॉन्जेस, ठीक है, फाइलम सेलेंट्राटा क्या है, निडेरिया के नाम से जाना जाता है, फाइलम एस हेलमिंथस क्या है, प्लेटीहेलमिंथस क्या है, एनालिडा क्या है, मोलस्का क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है, तो उसमें बताऊंगा सी अर्चिन। सी अर्चिन, सी अर्चिन, अभी नाम आप ध्यान रख लो। सी अर्चिन में कितने माइटोकॉन्ड्रिया है? सी अर्चिन में आपको लगभग लगभग आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे 14,000 से 15,000 के आसपास, ठीक है। ये डाटा वेरी कर सकता है, लेकिन इतना भी वेरी नहीं करेगा। रेंज देखिए, रेंज बताया जा रहा है, कहीं भी देख लो रेंज ज्यादा है, ठीक है। तो ये लगभग आपको ध्यान रखना है सी अर्चिन के अंदर। ये सी अर्चिन मैं बताऊंगा जब किंगडम पढ़ाऊंगा, बस ध्यान रखना सी अर्चिन, नाम भी सिंपल है, सी अर्चिन। 14,000 से 15,000 माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएंगी एक कोशिका में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। दो चार तो ध्यान ही रख लेना, लीवर वाला ध्यान रख लेना, एक माइक्रोस्टेरियासिस ध्यान रख लेना, ठीक है, और सी अर्चिन का ध्यान रख लेना। क्लोरेला, क्लोरेला का भी ध्यान रख सकते हो, एक होता है उसमें अलगी है एक तरीके का, वो भी ये हो गया। अब उसके बाद देखो, ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल इज फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये होगा कि ऑल एंजाइम्स ऑफ, ऑल एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स, एंजाइम्स चाहिए ना किसके लिए, हमको एंजाइम्स चाहिए क्रेब्स चक्र के लिए। ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, बताया था ना मैंने डायग्राम में, कहा होती है क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल इज फाउंड इन, कहा मिलती है? फाउंड इन मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी एंजाइम चाहिए क्रेब चक्र चलाने के लिए, सारे एंजाइम्स आपको मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगी। आप पूछोगे एंजाइम कौन सा है, तो देखिए एंजाइम्स तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आइसोसाइट्रेट होते हैं एंजाइम, वो एंजाइम इसमें क्रेब चक्र में मिल जाएंगे आपको, मैट्रिक्स में मिल जाएगा। आइसोसाइट्रेट, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, फ्यूमरेज एंजाइम है, कुछ एंजाइम बहुत सारे हैं, मैं आपको दो तीन नाम, आप एकदम मत रटना इसको, एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ। आइसोसाइट्रेट है, डिहाइड्रोजिनेज है, फ्यूमरेज है, और फ्यूमरेज के साथ एक काइनोटिनेज, एक काइनोटेज भी एंजाइम होती है, वो भी इसमें मिल जाएगा। ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें एंजाइम्स है, उसके सहायता से क्रेब चक्र चलती है, ठीक है। तो आइसोसाइट्रेट, डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, ए काइनोटेज, ए एकोनाइटेज, और ए काइनोटेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें आपको उसमें एंजाइम्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। एकोनिटेज के नाम से जाना जाता है, AKONITEJ, तो एकोनिटेज एक एंजाइम होती है, फ्यूमरेज है, और फ्यूमरेज एंजाइम है, मैट्रिक्स में मिल जाएगा आपको। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मैट्रिक्स में मिल जाएगा, आइसोसाइट्रेज एंजाइम मिल जाएगा मैट्रिक्स में। बहुत सारे एंजाइम है, कितना नाम ले लूं खत्म नहीं होगा। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होती है, कुछ आपको नहीं रटना है, मैंने एग्जांपल दे दिया। इस मैट्रिक्स में आपको इतने एंजाइम्स मिलते हैं, ऑल एंजाइम्स मैंने लिखा ना, ऑल एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स हैं जो क्रेब चक्र में आपको काम आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्रेब चक्र में ये एंजाइम्स आपको काम आती हैं, सारे एंजाइम्स आपको क्रेब चक्र की मैट्रिक्स में मिल जाती हैं। आइसोसाइट्रेट ध्यान रख लेना, आइसोसाइट्रेट है, फ्यूमरेज है, ठीक है ना, फ्यूमरेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं और भी मैंने बताया आपको। तो ये चीजें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एंजाइम्स मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज, माइटोकॉन्ड्रिया, फिंगर मैंने बनाया था ना, फिगर, माइटोकॉन्ड्रिया हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक संरचना है फिंगर नुमा, ऐसा ऐसा निकला, ऐसा बना हुआ है इनर मेम्ब्रेन में, याद है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। उसी पे F0F1 पार्टिकल है, उसको क्रिस्टे बोलते हैं, इस पे F0F1 पार्टिकल है। और प्लांट सेल में ट्यूबलाई बोलते हैं क्रिस्टे को, याद होगा, बताया था मैंने। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर
कॉल्ड क्रिस्टे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर रूमा स्ट्रक्चर बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में, उसको क्रिस्टे बोलते हैं। विच इज फॉर्म, क्यों बना है? विच इज फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की है उसकी फोल्डिंग और रीफोल्डिंग, फोल्ड हुआ रिफोल्ड हुआ, फोल्ड हुआ रिफोल्ड हुआ, इसके कारण उसके अंदर ये फोल्डिंग क्रिस्टे बना हुआ है ना। तो ड्यू टू फोल्डिंग, ड्यू टू या ऐसा बोल सकते हो कि क्यों बना है ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो क्रिस्टे है, ऐसा जो बना हुआ है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो क्रिस्टे है, विच इज फॉर्म ड्यू टू, क्यों बना है ये भी जान लो, विच इज फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग, फोल्डिंग हुई उसकी मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग, एक मिनट, ड्यू टू फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग, फिर से फोल्ड हुआ फिर रिफोल्ड हुआ, फोल्ड हुआ रिफोल्ड हुआ, उसके कारण में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टे बन गई इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग के कारण और रीफोल्डिंग के कारण। ड्यू टू फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग हुई, उसकी फोल्डिंग, अरे फोल्डिंग समझ रहे हो ना भैया, पेज और पता नहीं है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की है मेम्ब्रेन है, ये फोल्डिंग हो गई, ये फोल्डिंग, इनर फोल्डिंग, फोल्डिंग रिफोल्डिंग, फोल्डिंग रिफोल्डिंग, फोल्डिंग रिफोल्डिंग, फोल्डिंग, समझ रहे हो ना, इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन की हुई तो क्रिस्टे का निर्माण हो गया, आप समझ चुके हो आप। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आपको एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी के सरफेस पे क्या मिलेगा? ये क्रिस्टी के सरफेस मैंने क्या बनाया था, ऐसे ऐसे याद होगा, क्रिस्टी के सरफेस पे मैंने ऐसा था, ऐसा ऐसा मैंने कुछ बनाया था, ऐसा ऐसा कुछ बनाया था, याद होगा, क्या है नाम उसका? F0 F1 पार्टिकल, ऑक्सीजोम के नाम से भी जाना जाता है। इसको मिटा दो, ओके, जल्दी जल्दी लिखते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना, जल्दी समझा दिया है, वही पॉइंट को मैं समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, लिख दे रहा हूँ क्योंकि डिक्टेशन के फॉर्म में होना चाहिए, क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में लिखने को, इधर उधर क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए मेन ऑर्गेनल को समझना है। इसका यूज मैं करूंगा, ये समझना, बायोलॉजी मैंने बताया है, बार बार इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आऊंगा, जहां जहां यूज हो सकता है वहां मैं करूंगा, जियोम में बायोम पढ़ोगे वहां यूज करूंगा मैं। ठीक है, अलग अलग बायोम, इक्वेटोरियल बायोम, टुंड्रा बायोम, टाइगा बायोम, ये सारे पढ़ोगे ना, मेडिटेरियन बायोम, वहां पे यूज करूंगा, ध्यान रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी के सरफेस पे, एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टी F0 F1 पार्टिकल और क्या बोलोगे, ऑक्सीजोम। अब ये मैं आपको बता देता कि क्या होते हैं ये, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, लेकिन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा तो जरूरत नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखोगे, एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टी F0 F1 पार्टिकल इज फाउंड, मिलता है। क्रिस्टी की सरफेस पे क्या मिलता है? F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, और यहीं पे आपको एटीपी का सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सी कैरेक्टर है, ये मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सी कैरेक्टर है? प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है, क्योंकि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी लिन मार्गुलियस की मैंने बताई है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुई है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया से ही तो बना है ना, वही बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक है वही इवॉल्व हुआ, इवॉल्व होके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था एरोबिक बैक्टीरिया, है ना, एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन सीकिंग एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक है ना, एरोबिक का मतलब क्या है, वायवीय है, श्वसन कर रहा था वो, एरोबिक बैक्टीरिया है। ऑक्सीजन सीकिंग यू बैक्टीरिया भी मैंने बोला था इसको, और क्लोरोप्लास्ट वाली बात याद है, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, तो यही तो है, बैक्टीरिया ही तो है जो इवॉल्व हो चुके हैं क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या है, इनकी उत्पत्ति तो प्रोकैरियोटिक है ना, ओरिजिन क्या है इनकी, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है इनके पास, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। माइटोकॉन्ड्रिया हैज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर लाइक, कैसे कैसे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट वाले इनमें है, 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे जो कि प्रोकैरियोट के अंदर होता है, तो वही कैरेक्टर तो इसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए बोल सकते हो, क्वेश्चन आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर, तो बोलोगे हाँ, लाइक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम। ठीक है, एस मतलब क्या है, स्वेटवर्ग यूनिट, स्वेटवर्ग यूनिट, स्वेटवर्ग साइंटिस्ट का नाम है, स्वेटवर्ग यूनिट मैंने बताया था, लिख भी दिया है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट वगैरह निकाला जाता है उसमें, आपको नहीं पढ़ना वो सारी चीजें, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इस बात का एक्सप्लेनेशन करती है जो मैंने आपको बताया था, लिन मार्गुलियस वाली, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का भी बताऊंगा, उसमें भी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है दोनों में, ठीक है, तो जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, फिर अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं।
क्लोरोप्लास्ट में भी वही कहानी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर ऑफ सेल। माइटो, कोई दिमाग लगा के बोल सकता है कि क्यों बोलते हैं? इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी, सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्यों कोशिका की सेमी ऑटोनोमस क्यों है? देखिए ऑटोनोमस कौन है? फुल्ली ऑटोनोमस कौन है? न्यूक्लियस है, उसके पास क्रोमोसोम है, वही पूरे कोशिका पे कंट्रोल करके रखे हुए हैं, उसको कंट्रोल टावर बोलते हैं सेल का। भैया यहीं से कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल रूम होती है, ये सारा कंट्रोल कर रही होती है। उसी तरीके से न्यूक्लियस है जो पूरे कोशिका पे कंट्रोल करती है, इसलिए कंट्रोल टावर ऑफ सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। लेकिन वो ऑटोनोमस है, अपना खुद स्व चल रही है और वही सारी चीजें कंट्रोल करती है। लेकिन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेमी ऑटोनोमस तो स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए भी है। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है किसी कोशिका में, लेकिन किसी कोशिका के साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो डीएनए है तो कुछ तो इंफॉर्मेशन रखा होगा, कुछ तो जीन रखा होगा, वो जीन कुछ तो करता होगा, कुछ तो प्रोडक्ट बनाता होगा, कुछ तो एंजाइम बनाता होगा। तो यस, इसीलिए बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर ऑफ सेल एज इट हैज इट्स ओन डीएनए। क्यों? एज इट हैज इट्स ओन डीएनए, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है। मैंने बताया भी डीएनए इसके अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एंड इट कैन फॉर्म फ्यू एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर क्रेब साइकिल। क्रेब चक्र में जो एंजाइम्स मैंने बताया था आपको, आइसोसाइट्रेट, फ्यूमरेज, डिहाइड्रोजिनेज, याद है? आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन कुछ एंजाइम्स जो है वो तो मेन एंजाइम्स कौन है? जो अपना न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो बनाते हैं, सारा कोड कर रहा है एंजाइम्स वगैरह का, प्रोटीन वगैरह का। क्रेब साइकिल में जो एंजाइम्स है उसके लिए भी वो कोडिंग करता है, जो कि कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है ये बोलता है मैं भी कुछ क्रेब चक्र का एंजाइम बना लूंगा, कुछ बना लूंगा। तो कुछ पूछा गया कि तो कुछ बना रहे हो, कुछ जो बचा हुआ है वो कहां से बनेगा? भाई मान लो क्रेब चक्र में चाहिए 10 एंजाइम, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि मेरा जो डीएनए है ना ये 5 बना देगा। तो लोगों ने पूछा 5 कहां से आएगी? तो बोलता है कि जाओ कंट्रोल टावर से बात करो, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बैठा हुआ है वो बनाएगा। मेन तो वही है ना, हम तो सेमी वाले हैं, हम तो सेमी ऑटोनोमस हैं, हम तो थोड़ा बहुत एंजाइम बना देंगे क्रेब चक्र के लिए, लेकिन जो और एंजाइम चाहिए वो तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम डीएनए है वही बनाएगा, वही तो है कंट्रोल टावर। तो वो बनाएंगे बाकी बचा हुआ एंजाइम क्रेब चक्र के लिए। तो ये एज इट हैज इट्स ओन डीएनए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ डीएनए होती है, ओन डीएनए, एंड इट कैन फॉर्म, क्या बना सकती है ये डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला डीएनए है, एंड इट कैन फॉर्म फ्यू एंजाइम्स, कुछ एंजाइम बना सकती है, फ्यू एंजाइम्स फॉर क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्रेब चक्र कहां चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बताना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्रेब चक्र कहां चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस, ऐसा स्ट्रक्चर है कोशिका का जो कि सेमी ऑटोनोमस है, मतलब इसके पास भी कुछ डीएनए है, वो डीएनए भी कुछ करेगा, कुछ बनाएगा। यस, बनाता है क्रेब कोशिका, क्रेब चक्र में जो कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं, तो कुछ एंजाइम तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बना देता है, लेकिन जो कुछ और एंजाइम है उसके लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंडेंट होता है किस पे? न्यूक्लियस के अंदर, जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए बैठा हुआ है वो डीएनए के लिए, डीएनए पे डिपेंडेंट होता है कुछ एंजाइम के लिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब चक्र में चाहिए ना एंजाइम, उसके लिए बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ तो बना देता है ये क्रेब चक्र में, जो एंजाइम चाहिए कुछ तो बना लेता है, फ्यू कुछ एंजाइम बना लेता है। जो बचा हुआ है वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो बैठा हुआ डीएनए है, जो मेन बाप है पूरे कोशिका का, जो मेन कंट्रोल टावर है, वो बनाएगा बाकी बचा हुआ एंजाइम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इट कैन फॉर्म फ्यू एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर क्रेब साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है। ठीक है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन होती है, वायवीय श्वसन। एरोबिक मतलब एयर है, एयर के प्रेजेंस में, एनएरोबिक मतलब एयर नहीं है, एयर के अब्सेंस में। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, उसी में क्रेब साइकिल चलती है। और भी चीज चलती है क्रेब साइकिल में, बोलता है कि मुझे एंजाइम चाहिए, तो एंजाइम्स
कुछ तो माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है अपने डीएनए से जिसके पास है, लेकिन कुछ एंजाइम्स के लिए ऐसे देखते रहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ डीएनए वो बनाए कुछ एंजाइम। तो मेन तो कंट्रोल टावर न्यूक्लियस का डीएनए ही है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, तो ये भी तो कुछ काम करेगा ना, तो कर रहा है ना, कुछ एंजाइम तो बना ही दे रहा है क्रेब्स साइकिल के लिए। तो ये आपको समझ में आ चुका है। और रेस्ट एंजाइम के लिए मैंने बता दिया कि जो बचे हुए एंजाइम हैं जो डीएनए नहीं बना पा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो रेस्ट एंजाइम के लिए फॉर रेस्ट एंजाइम इट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट है, वो एंजाइम बाकी बनाएगा क्रेब्स का चक्र के लिए ना। इन माइटोकॉन्ड्रिया एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी के सरफेस पे F0F1 पार्टिकल है, ऑक्सीजोम्स है, आपको बता दिया मैंने। तो वो ओवर ऑक्सीजोम्स F0F1 पार्टिकल के ही ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन होती है थ्रू ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैंने क्या बताया, क्रिस्टी आपने समझा। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी के सरफेस पे ऑक्सीजोम्स हैं, F0F1 पार्टिकल है, वहां पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी करेंसी है सेल का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का लार्ज अमाउंट में फॉर्मेशन होता है कहां, ऑक्सीजोम पे, F0F1 पार्टिकल पे, ठीक है, जो कि क्रिस्टी के सरफेस पे पाए जाते हैं। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टी ओवर ऑक्सीजोम्स लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, क्रिस्टी के सरफेस पे ऑक्सीजोम है, उस ऑक्सीजोम में याद होगा ना, इतना जल्दी तो नहीं भूलोगे यार, ये वाली बात कर रहा हूं, ठीक है। ये तो क्रिस्टी हो गया, ये देख रहा ना, ये क्या है, ऑक्सीजोम्स या F0F1 पार्टिकल। यहां पे एटीपी का लार्ज अमाउंट में फॉर्मेशन होता है, यहां पे मैंने बताया भी था ऐसे करके, ऐसे एटीपी बनाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो एटीपी फॉर्मेशन यहां पे लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। और किस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस का कभी पूछ लिया जाएगा आपको नाम, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट, वायु पे डिपेंडेंट, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है वो, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। किस प्रोसेस से होता है एटीपी का निर्माण, यहां पे एटीपी का निर्माण होता है बहुत मात्रा में, वो प्रोसेस का नाम क्या है, वो प्रोसेस है ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट, ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, और उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उस प्रोसेस के जरिए, प्रक्रिया के जरिए एटीपी का निर्माण F0F1 पार्टिकल पे होता है या ऑक्सीजोम पे होता है। क्या है प्रोसेस का नाम, ऑक्सीजन डिपेंडेंट, ऑक्सीजन डिपेंडेंट मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, वायु श्वसन करती है ना उसके अंदर, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, एटीपी फॉर्मेशन करने वाला ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइलेशन जोड़ना होता है एक तरीके से, ठीक है ना, फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है, एटीपी कैसे बन रहा है थोड़ा सा देख लो, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, क्रेब्स चक्र चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह चलेगी, गेटवे रिएक्शन होगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद फिर गेटवे रिएक्शन होगी, गेटवे रिएक्शन के बाद क्रेब्स चक्र चलेगी, क्रेब्स चक्र के बाद इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, फिर जाके एटीपी बनती है। प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट ये देखिए हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा होगा, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होगा, और प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का राइलेशन जोड़ देना, तो ADP है डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट को और जोड़ दो, नाम पड़ा फॉस्फोराइलेशन, जोड़ दो फॉस्फेट, जोड़ दो इसमें, तो ADP है डाइफॉस्फेट बन जाएगा ट्राइफॉस्फेट, बन जाए ATP लो, बन गया। लेकिन इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा जरूर दिया है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक, हिंदी में लिख लीजिएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई है, एक जोड़ दिया ट्राई हो गया ट्राइफॉस्फेट, ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी बंडल ऑफ सेल, यही हमारी कोशिका ATP को ही पहचान पाती है, यही करेंसी, ना रुपया ना डॉलर, पहचानूंगा तो ATP पहचानूंगा, कोशिका ऐसा बोलती है, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी हमारा सेल का ये है। और एज
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई करता है एनर्जी, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, एज माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सप्लाई एनर्जी, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किस में, एटीपी के फॉर्म में। तो इसलिए बोलते हैं क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी बोल सकते हो पावर हाउस। पावर हाउस क्या बोलते हैं, जहां एनर्जी बन रही है, पावर हाउस। वैसे थोड़ा सा पावर प्लांट के हिसाब से तो मैं वैसा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ पावर हाउस ऑफ सेल इसको, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनती है तो इसलिए पावर हाउस। पावर हाउस समझते हो ना, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसी तरीके से यहाँ रिलेट किया गया है, रिलेशन है एक तरीके से कि हाँ भैया सेम ही लग रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी बना रही है एटीपी के फॉर्म में, तो इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, इतना आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अब जो है आपके अंदर जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस डीएनए में कितने बेस पेयर है, क्योंकि न्यूक्लियस के डीएनए आप जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए भी तो जानो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में डिफेक्ट हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर डिफेक्ट हो जाए तो बीमारी होती है। और इसीलिए अगर देखोगे तो 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट आया था, कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट थी, तो ये समझना आपको, तो फिर ये कुछ समझना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिस्कवर्ड किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लिख लिया माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए लिख दिया, डीएनए डिस्कवर्ड लिख दिया, डिस्कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए किसने डिस्कवर किया था, नैश एंड नैश ने, नैश एंड नैश ने ये डिस्कवर किए थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है ना, मैंने बताया ना डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर मैंने बनाया था ना, तो उसको किसने डिस्कवर किया, नैश एंड नैश ने। ठीक है, ह्यूमन सॉरी ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस की बात करोगे, ह्यूमन हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है उसकी सीक्वेंस की बात करोगे तो 16569 बेस पेयर मिल जाएंगे आपको हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, मानव के ह्यूमन में 16569 बेस पेयर आपको मिल जाएंगे, बेस पेयर। ठीक है, अब जानते हो ना मेन हमारा जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें कितने बेस पेयर है, याद होगा, नहीं याद है तो बताऊंगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है 16569 बेस पेयर इनकोड करते हैं कितने जीन को, 30, कितने जीन, किसी को पता है कितने जीन को इनकोड करते हैं, 37 जीन, इसके अंदर 37 जीन है। ठीक है, 16569 आपने सुना होगा ना, एडेनोसिन, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस वगैरह है ना, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, कुछ सुना है, नहीं सुना है तो बताऊंगा। एटीजीसी याद होगा कुछ तो वही बेस पेयर वहीं से ही बनते हैं, और वहां में आप देखोगे तो 37 जीन आपके पास हैं, 37 जीन। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस हैव 16569 बेस पेयर इनकोडिंग टोटल 37 जीन्स, टोटल आपके पास 37 जीन को इनकोड कर रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए में। अरे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है तो डीएनए में जीन होगा ना, डीएनए के जो फ्रैगमेंट लगभग आप समझते हो, डीएनए के फ्रैगमेंट को ही जीन बोलते हैं, डीएनए का वो भाग जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो, जो काम का इंफॉर्मेशन हो, उसी को तो जीन बोलते हैं। तो वही है, डीएनए है तो जीन तो होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वही है। उसमें से 37 में से 24 कोडिंग जीन होते हैं, 24 कोड, किसी चीज को कोड कर रहे हैं, काम के हैं, और बचे हुए जो है कितने, 13। ठीक है, ये नॉन कोडिंग जोन है, ये कोड नहीं कर रहे हैं किसी चीज को। कोडिंग मतलब प्रोटीन का कोडिंग कर रहे होंगे भाई, समझ चुके हो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मैंने बताया था। नॉन कोडिंग जीन, ये कोडिंग जीन है 24, ये आपको इतना ध्यान रखना है। इतना से आपको क्या होगा कि आपको पता चल, अब ये इतना ध्यान है ना, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझाऊंगा जब डिफेक्ट हुई थी 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीजें है, ठीक है, इसको लिख लो आप। राइबोसोम कैसा है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम 70s, माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम प्रोकैरियोटिक वाली है ना, डीएनए भी प्रोकैरियोटिक वाली है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। यूकैरियोट में कैसा होता है, लीनियर डीएनए, हेलिकल डीएनए होती है ना, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए या हेलिकल डीएनए, मैंने बताया था डिफरेंस, तो मैंने सब कुछ समझाया आपको। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को और भी नाम से जाना जाता है, कभी क्वेश्चन आ जाए कॉन्ड्रियोसोम, अल्टरनेट नाम पे तो खूब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आईएएस हो चाहे जो भी हो, कॉन्ड्रियोसोम,
सोम मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर, कोई ऐसी समझना। तो कॉन्ड्रियोसोम भी बोला जाता है, कॉन्ड्रियोमाइट भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कॉन्ड्रियो अल्टरनेट नाम पे फंसाएगा आपको, याद रखना। कॉन्ड्रियोमाइट, कॉन्ड्रियोमाइट, कॉन्ड्रियोसोम बोला जाता है, फिला वर्मिक्यूल्स बोला जाता है, फिला वर्मिक्यूल्स इसी के नाम से। फिला किसने दिया, मैं नहीं बता रहा हूं, ये टर्म किसी ने दिया है, बट वो आपको नहीं पढ़ना है। फिला वर्मिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो कॉन्ड्रियोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, कॉन्ड्रियोमाइट माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम, फिलावर्म इतने नाम से जाना जाता है। फिलावर्मिक्यूल्स है, प्लास्टोकॉन्ड्रिया, प्लास्टोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है, प्लास्टोकॉन्ड्रिया। अल्टरनेट नाम मैंने इसलिए बता दिया, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे साइंस टेक में देख लो, लाइफाई हो, ये सारी चीजें कहीं भी पूछ ले, अल्टरनेट नाम पूछ ले रहे हैं, तो ये नाम है इसके अल्टरनेट। ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे, है ना। फ्लेमिंग ने फिला वगैरह नाम दिया था, फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने, ठीक है, फिला वगैरह, है ना। तो ये नाम वगैरह है, आपको ध्यान रखना है इतना। माइटोकॉन्ड्रिया के इतने नामकरण आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको अगर देखना है तो आपको सीधा आपको घुसना पड़ेगा, जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको बताया था ना कि ग्लूकोज है। सेलुलर रेस्पिरेशन जब पढ़ाऊंगा ना, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ग्लूकोज अपने पास है, मान लो ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज अगर कंबस्टन होगा एक ग्लूकोज का, तो बनता है 36 से 38 एटीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। तो एक ग्लूकोज, वो मैं बताऊंगा रेस्पिरेशन में, एक ग्लूकोज, क्योंकि रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहां हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में तो हो रही है। तो इस ग्लूकोज में देखोगे तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, एरोबिक वायवीय श्वसन, हिंदी में लिखेंगे वायवीय श्वसन। ग्लूकोज को भी हिंदी में लिखूं क्या, नहीं ना। और कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा हूं, ग्लूकोज कंप्लीट हो चुका है, अब जाऊंगा डाइसैकेराइड पे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज पढ़ेंगे हम लोग, वीडियो आ रही है ना अलग से कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन पे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस होती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए 10 स्टेप में होता है, ये बहुत सारे एंजाइम चाहिए, बहुत प्रोसीजर वो है। मैं ना आप में, मुझे नहीं लगता इतना प्रोसीजर वो है, लेकिन है, एक्चुअली है, समझाने वाले के ऊपर है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सारे एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए। इसके लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए वो साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं, और ये कॉमन पाथवे है, प्लांट एनिमल दोनों में लगभग कॉमन है। 10 स्टेप में ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद आपको सेकंड में गेटवे रिएक्शन होता है, फिर गेटवे रिएक्शन होगा, गेटवे रिएक्शन होगा, गेटवे रिएक्शन होगा, क्रेब साइकिल चलेगी, वही क्रेब साइकिल जो मैं इतने देर से चिल्ला रहा हूं, क्रेब साइकिल चलेगी। क्रेब साइकिल चल गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन में जिसमें फोल्डिंग है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी, तब जाके एटीपी बनता है। सोच लो, एक ग्लूकोज होगा ये, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो यहां बन जाएगा 36 से 38 एटीपी। सोचो, ये पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन में ऐसे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, आपको लगता है ना, कार्बन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये होता है। अब वो इसकी ही कैलकुलेशन है, आप पढ़ोगे मुझसे, कहां पे, प्रोडक्टिविटी पढ़ाऊंगा ना, प्रोडक्टिविटी आपको कहां पे, मैं एनर्जी इन्वायरमेंट में जब पढ़ाऊंगा इकोलॉजी में, वहां प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे हम लोग, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये कुछ प्रोडक्टिविटी पढ़ोगे, वहां पे आपको ये पता चलेगा कि रेस्पिरेशन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। इसकी कुछ कैलकुलेशन होगी, तब जाके प्रोडक्टिविटी बनेगी इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, याद रखना। तो यानी यूज होने वाला है ये। तो ये है ग्लूकोज, एक ग्लूकोज को जलाओगे, कंबस्टन करोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में चीजें टूटती हैं, फोटोसिंथेसिस में चीजें बनती हैं। तो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, उपापचय क्रिया होती है ना, उपापचय मेटाबॉलिज्म जो होता है, कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो उपापचय क्रिया है, उसमें दो चीज है, कैटाबोलिज्म मतलब चीजों का टूटना, और एनाबोलिज्म चीजों का बनना। तो ये कैटाबोलिज्म प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, श्वसन। तो एनाबोलिज्म क्या है, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है और कार्बोहाइड्रेट हमारा बनता है, आपको पता होगा। दो रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में कुछ होता है, डार्क रिएक्शन में कुछ होता है, क्या क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस हुई, फिर गेटवे रिएक्शन, फिर क्रेब साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल होती है, मैट्रिक्स में सारे एंजाइम्स वहां मिलते हैं क्योंकि, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, ईटीएस, और फिर बनेगा क्रिस्टी पे
क्रिस्टी के ऑक्सीजोम पे एटीपी का निर्माण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है? एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन पे ही होता है, इनर मेम्ब्रेन पे ही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इनर मेम्ब्रेन पे ही तो क्रिस्टी है, क्रिस्टी पे ही तो ऑक्सीजोम है, उसी पे तो बनता है एटीपी लार्ज अमाउंट में। किस प्रोसेस से? ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट राइलेशन जोड़ दो, एडीपी में जोड़ दिया, फॉस्फेट बन गया एटीपी, काम खत्म। इतना सिंपल है यार। कोशिश है आपके एग्जाम के लेवल से ही बताऊं मैं, ठीक है, लेकिन कोशिश इतना ही है कि बस आपको समझ में आना चाहिए। आपके एग्जाम में जो आ रहा है वही बता रहा हूं, और बस समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज है, आपको इतना मैंने आपको बताया। और अगर इसकी फंक्शन के बारे में जाननी है, थोड़ी सी फंक्शन समझ लो। फंक्शन क्या क्या है देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एंजाइम्स फॉर वेरियस स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन की बात करोगे तो फंक्शन मैं बहुत बता दूं आपको, लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, लेकिन 2-4 फंक्शन ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ सकता है। श्वसन के विभिन्न चरण, श्वसन के जितने भी चरण है, श्वसन के विभिन्न चरण हेतु एंजाइम्स प्रदान करता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में, याद है? तो श्वसन के विभिन्न चरण के हेतु, विभिन्न चरण हेतु माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंजाइम्स प्रदान करता है, मतलब श्वसन में एंजाइम प्रदान करता है। क्या? रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम प्रदान करता है। तो इसका मतलब है टू प्रोवाइड एंजाइम्स फॉर वेरियस स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बहुत सारे चरण में एंजाइम देता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक फंक्शन याद रखोगे, लिख लेना। लिखोगे क्या? श्वसन के विभिन्न चरण हेतु एंजाइम प्रदान करता है। इंग्लिश में लिखोगे टू प्रोवाइड, क्या? टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा? एंजाइम। टू प्रोवाइड एंजाइम्स फॉर वेरियस स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्रेब्स साइकिल वगैरह, उसी में तो है ना, एंजाइम वगैरह मिलते हैं, याद होगा मैट्रिक्स के अंदर, मैंने बता तो दिया। दूसरा ऊर्जा भंडार गृह के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा भंडार गृह के रूप में कार्य करता है, मतलब टू फंक्शन एज, कैसा? पावर हाउस, मैंने बताया था ना, टू फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, लिख लोगे दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन लिखो, लिपिड संश्लेषण के लिए, लिपिड संश्लेषण के लिए एंजाइम, लिपिड संश्लेषण में जो एंजाइम चाहिए यही देगा। कहेगा लिपिड बनाना है, लिपिड सिंथेसिस करनी है, बोला हाँ तो ले एंजाइम मेरे पास है। माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है मेरे पास एंजाइम है, कहाँ है? मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम भरा हुआ है। तो लिपिड संश्लेषण में भी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये तीसरा कार्य है, फंक्शन है, क्या? एनर्जी फॉर लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिपिड संश्लेषण के लिए एंजाइम्स एनर्जी भी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार के लिपिड के संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत प्रकार का लिपिड का सिंथेसिस होता है, उससे संबंधित बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं। लिपिड सिंथेसिस से संबंधित बहुत सारे एंजाइम्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और कहाँ एंजाइम मिलते हैं आपको पता है? मैट्रिक्स में, ठीक है। इससे वसा की अतिरिक्त मात्रा संचित रहती है। इससे क्या होता है? इससे, इसमें वसा, फैट की अतिरिक्त जो होती है ना, एक्स्ट्रा, वो संचित हो जाती है, ठीक है। और संचित हो जाएगी तो जो क्या होगा, जो अंकुरन करते हुए बीज होते हैं ना, जो सीड होते हैं, जो जर्मिनेट कर रहे हैं, अंकुरन कर रहे हैं, तो अंकुरन करते हुए बीज जो होते हैं उनके पोषण में काम आता है। सोचो, वो लिपिड पोषण में काम आएगा, अंकुरन करने वाले बीज। अरे यार खाए हो स्प्राउट्स वगैरह तो खाए हो ना यार, वही बात कर रहा हूँ। वो अंकुरित कर रही है ना, उसमें लिपिड चाहिए, अंकुरन करते हुए बीजों में, उसमें काम आता है। क्या मैंने बताया? लिपिड सिंथेसिस जो हो रही है, लिपिड संश्लेषण के लिए एंजाइम चाहिए। वो लिपिड एंजाइम तो मिल जाएगी, यहाँ से लिपिड संश्लेषण होगा। वो लिपिड जो काम कर रही हो, फैट जो मैंने बोला, लिपिड मतलब फैट, एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, डिफरेंस होती है बट समझ सकते हो आप। लिपिड जो फैट की बात कर रहा हूं मैं, वो लिपिड और फैट, इसमें वसा की अतिरिक्त मात्रा संचित रहती है। वसा की, फैट की अतिरिक्त मात्रा संचित रहती है, जो अंकुरन करते हुए बीज, जो भी जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, उसमें क्या करता है? उसमें अंकुरन करते हुए बीजों में पोषण के काम आता है, न्यूट्रिशन के काम आता है। तो तीसरा फंक्शन आपने समझा माइटोकॉन्ड्रिया का, क्या? लिपिड संश्लेषण के लिए एंजाइम्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार के लिपिड के संश्लेषण से संबंधित एंजाइम्स मिल जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार के लिपिड के संश्लेषण से संबंधित आपको एंजाइम्स मिल जाते हैं, पाए जाते हैं। और इससे, इसमें क्या होता है? इसमें वसा की अतिरिक्त मात्रा क्या है? संचित हो जाती है। और वो मात्रा जो है, जो वसा संचित की हो, वो जर्मिनेटिंग सीड्स के काम आती है, अंकुरित बीजों के काम आती है। ये 3 फंक्शन आपको ध्यान रखना है, बता दिया, लिख लिए होगे। तो ये आज के लिए कितना टाइम हुआ? 1 मिनट। आज के लिए इतना ही मेरे लिए, मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, टाइम हो चुका है, ठीक है। लंबी क्लास नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे।
एक दो फंक्शन और बता दूंगा मन में आया तो, वैसे अपन नहीं पूछा जाएगा आपसे, और मैंने सफिशिएंट आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझा दिया है, ठीक है। लेकिन जीन वगैरह ध्यान रखना। और मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डीएनए होती है ना, वो हमारे माता से आती है, पिता से नहीं आते हैं। ये कहानी है एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के दौरान, जब स्पर्म, ओवम, शुक्राणु और अंडज, जो अंडा है ये मिक्स होते हैं ना, तो शुक्राणु का एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट जाता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, वो मैं समझाऊंगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारे मदर के एग से हमें मिलता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होगा ना, तो डीएनए कहां से आया, एक्चुअली मैटरनल होता है, मदर से, ठीक है। और भी कहानी है, डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। जितना आपके लेवल पे जरूरी होता है मैं बता देता हूँ, बहुत रोकना पड़ता है मेरे को अपने आप को कि लिमिट ना पार करूँ, फिर भी कोशिश से आपको समझ में आना चाहिए, और ये आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि मैंने करके रखा हूँ, तो आपके लिए फायदेमंद है कि यस, चीज आपको इजी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, आई होप सब कुछ समझ में आ रही होगी। समझ में तब आएगी जब आप रिवाइज करोगे, लिखोगे, नोट्स बनाओगे, जरूर समझ में आएगी। एग्जाम निकालना है तो जरूर बनाओगे, जाहिर सी बात है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। थैंक यू।